हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 से लेकर 21 मई 2023 तक का जो संस्करण प्रकाशित हुआ है उसे देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए हुए हैं तो उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण दिवस से, जो कि है विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। हर साल ये दिन मनाया जाता है 8 मई को। हर साल इसके लिए अलग अलग थीम भी रखी जाती है। तो इस साल यानी 2023 की थीम रखी गई है टू हाईलाइट द यूनिवर्सल ह्यूमन एंड डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ द रेड क्रॉस मूवमेंट। फिर से सुन लीजिए, टू हाईलाइट द यूनिवर्सल ह्यूमन एंड डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ द रेड क्रॉस मूवमेंट। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट थीम भी पूछ लेता है डेट की बजाय, तो आपको थीम भी याद रखनी है। अब हर साल 8 मई को वैश्विक स्तर पर ये विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का एम ये है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट जो हुई थी उसके बारे में जनता की जो समझ है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना, उसको समझ को व्यापक बनाना, यानी जनता को रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ जागरूक बनाना। तो रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट मूवमेंट जो है ये एक ऐसा मानवीय आंदोलन है जिसमें लगभग 97 मिलियन स्वयंसेवक सदस्य जो हैं और कर्मचारी हैं। ये मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी मनुष्यों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने और मानव पीड़ा को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है हेनरी डुनंत के जन्म दिवस के सम्मान में। अब इनके जन्म दिवस के सम्मान में क्यों मनाया जाता है? जो हेनरी डुनंत है इनका जन्म 8 मई 1828 में हुआ था, 8 मई 1828 में, इसलिए 8 मई चुनी गई है डेट। अब ये हेनरी डुनंत कौन है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है इसकी स्थापना की थी हेनरी डुनंत ने और इनका जन्म हुआ था 8 मई 1928 में। तो इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसके अलावा जो हेनरी डुनंत है इनके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि इन्हें 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कब? 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है इसको सबसे पहली बार 1948 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी पूछता है कि इस दिन को सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो आपका आंसर होगा 1948। अब जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है इसकी स्थापना की थी हेनरी डुनंत ने। कब की थी? ये वर्ष याद रखना आपको, 1863 में। इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और प्रेजेंट में यहाँ पे अध्यक्ष हैं पीटर मोरेर। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस से। आगे यहाँ पे देखिए कुछ करंट अफेयर हैं, जहाँ पे सबसे पहले ये न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1451 हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए यहाँ पे 14,50,60,60,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है, जहाँ पे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने आवासों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए हैं और प्रथम किस्त के रूप में 68.7 हितग्राहियों को 6,86,60,000 रुपये और द्वितीय किस्त में 964 हितग्राहियों को 7,64,00,000 रुपये जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको अमाउंट याद रखने हैं। फिर यहाँ पे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन्होंने कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए कोविड-19 को अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में समाप्त करने का ऐलान किया है। ठीक है, तो जो पैंडेमिक इसे कहा गया था, वैश्विक आपातकाल कहा गया था, अब ये जो कोविड-19 है ये वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहेगा, ऐसा अनाउंस कर दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसके बाद यहाँ पे एक मिशन है। तो देखिए गृह युद्ध का सामना कर रहा था सूडान और वहाँ पे जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार की तरफ से। इस ऑपरेशन का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि किस देश में जो भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए कावेरी मिशन शुरू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सूडान। या क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि भारत सरकार के द्वारा सूडान में जो भारतीय नागरिक फंसे थे उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आंसर होगा कावेरी। तो ये ऑपरेशन कावेरी चल रहा था और हाल ही में ये ऑपरेशन कावेरी समाप्त हुआ है
भारत सरकार ने ये डेटा दिया है कि जो भारतीय वायुसेना का आखिरी विमान है ये 47 यात्रियों को लेकर स्वदेश पहुंचा अभी हाल ही में। और इस गृह युद्ध के दौरान भारत सरकार ने सूडान में रह रहे 3,862 लोगों को सुरक्षित निकाला है। तो ऑपरेशन कावेरी यहाँ पे आपको याद रखना है, और सूडान से नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था, ये याद रखना है। फिर यहाँ पे सूडान की बात हो रही है तो कुछ स्टैटिक देखिएगा। जो राजधानी है सूडान की यह है खार्तूम। प्रधानमंत्री हैं अभी प्रेजेंट में, ये एक्टिंग प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, पूरा चार्ज नहीं है, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं ओस्मान हुसैन, ठीक है, ओस्मान हुसैन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं सूडान के। और मुद्रा है सूडानी पाउंड, मुद्रा है सूडानी पाउंड। फिर यहाँ पे फ्रांस से न्यूज़ है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित होगी एक परेड, जो कि है बेस्टिल डे परेड। फ्रांस की राजधानी पेरिस में राष्ट्रीय दिवस पे आयोजित होगी बेस्टिल डे परेड, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अतिथि के रूप में शामिल करने का निमंत्रण भेजा गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। तो विदेश मंत्रालय ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होंगे, और इसी के उपलक्ष्य में पेरिस में 14 जुलाई 2023 को परेड होगी पेरिस में, और इस परेड का नाम है बेस्टिल डे परेड। और यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इससे भारत और फ्रांस के जो संबंध है ये और भी आगे बढ़ेंगे, और काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है भारत के लिए। तो याद रखना आपको, एक तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, एक फैक्ट ये याद रख सकते हैं आप स्टैटिक। पेरिस में ही राष्ट्रीय दिवस पर यानी 14 जुलाई 2023 को परेड होगी, परेड का नाम याद रखिएगा बेस्टिल डे परेड। चीफ गेस्ट होंगे नरेंद्र मोदी जी। अब राजधानी पेरिस ये आपने पढ़ लिया। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं ये हैं इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन। तो कंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, करेंसी और कैपिटल। तो कैपिटल हो गई पेरिस, प्रेसिडेंट हो गए इमैनुअल मैक्रॉन, बची करेंसी। तो ये आपके क्विज़ के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि फ्रांस की करेंसी यानी कि मुद्रा कौन सी है, फ्रांस में कौन सी मुद्रा चलती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फिर यहाँ पे भारतीय सेना की तरफ से न्यूज़ है। तो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव के पूरे बेड़े के संचालन पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो एक्चुअली में हुआ क्या था, जम्मू और कश्मीर में 4 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, और इसके बाद से इसमें चेकिंग चल रही है, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है इस दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर की। तो ये जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ये हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव था, ठीक है। तो इसका जो पूरा का पूरा बेड़ा है इसके संचालन पे अभी अस्थायी रोक लगा दी गई है, जब तक कि इसकी पूरी तकनीकी जांच नहीं हो जाती। फिर यहाँ पे डिफेंस से ही एक न्यूज़ है। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। तो ये जो केंद्र है ये अपनी तरह का एक पहला हेरिटेज सेंटर होगा भारत में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इस विरासत केंद्र में वर्ष 1965, 1971 के जो युद्ध हुए थे, कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक सहित जो भी दूसरी भी युद्ध हैं भारतीय सेना वायुसेना के द्वारा जो लड़े गए हैं, उसमें जो भारतीय वायुसेना की भूमिका है उसके भित्ति चित्र और स्मृति चिन्हों के जरिए वो स्टोरी बताई गई है। मतलब कि एक तरह से ये वायुसेना का एक हेरिटेज सेंटर, एक म्यूज़ियम टाइप का होगा, जहाँ पे जो भी प्रीवियस हिस्ट्री में वॉर लड़े गए हैं वायुसेना की तरफ से उनके बारे में जो भी हिस्ट्री है, स्टोरीज़ हैं, वो बताई जाएंगी पिक्चर्स और वीडियोस के माध्यम से। फिर आगे यहाँ पे यूपीएससी ने 2024 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 2024 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, और ये बताया गया है कि जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा ये 26 मई को होगी, और जो मुख्य परीक्षा होगी ये 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अधिसूचना जो है 14 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी, और 5 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा 26 मई को होगी और मेंस होगा 20 सितंबर को यूपीएससी 2024 का। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन है। तो सबसे पहले है नीरा टंडन। तो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नामित किया है।
तो जो नीरा टंडन है, इनका काम क्या होगा? तो नीरा टंडन जो बाइडन की घरेलू नीति के एजेंडे तैयार करने और लागू करने में उनका सहयोग करेंगी। और इसके पहले इस पद पे थी सुसान राइस, ठीक है। तो इन्होंने सुसान राइस की जगह ली है और नीरा टंडन अब घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गई हैं जो बाइडन के प्रशासन में। इसके बाद एक आइसक्रीम है और आइसक्रीम की चर्चा में है क्योंकि ये दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम बनी है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो जापान का लग्जरी आइसक्रीम ब्रांड है सेलाटो, आपने शायद सुना भी होगा। तो सेलाटो ब्रांड है, इन्होंने एक आइसक्रीम बनाई है जिसका नाम दिया गया है व्याकुआ। आइसक्रीम का नाम दिया गया है व्याकुआ, आइसक्रीम का नाम है व्याकुआ और ब्रांड का नाम है सेलाटो। तो इस व्याकुआ नाम की आइसक्रीम को लॉन्च किया अभी हाल ही में सेलाटो ने। और ये जो आइसक्रीम है इसके 130 ml की कीमत है 5 लाख रुपए। इतनी ज़्यादा कीमत है, 130 ml की 5 लाख रुपए कीमत रखी गई है और इसी कारण से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल किया गया है। और इसका नाम और ब्रांड का नाम और कंट्री का नाम आपको याद रखना है यहाँ से। फिर यहाँ पे स्वीडन से न्यूज़ है। तो देखिए, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में तो काफ़ी पढ़ा होगा, चाहे वो ई बाइक हो, ई स्कूटी हो, ई रिक्शा हो या ई कार हो। तो आजकल जो टाइम है, जो जनरेशन है वो ई की तरफ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में स्वीडन जो है ये विश्व का पहला देश होगा जो कि इलेक्ट्रिक सड़क बनाने की योजना बना रहा है। तो स्वीडन ने इन्फॉर्मेशन दी है कि वहाँ पे 20 किलोमीटर लंबी विश्व की पहली इलेक्ट्रिक सड़क बनाई जाएगी। और इस सड़क की विशेषता क्या होगी? विशेषता ये होगी कि जैसे कि आप कोई ई व्हीकल आप चला रहे हैं, आपका अगर बैटरी डाउन है तो रास्ते में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, वहाँ पे आपको व्हीकल चार्ज करना पड़ता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक सड़क की खूबी ये है कि यहाँ पे कोई भी चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे। इस सड़क पे जब गाड़ी चलेगी तो अपने आप वो चार्ज भी होती रहेगी। इस कारण से इसका नाम इलेक्ट्रिक सड़क दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे ई बाइक चले या ई कार चले या ई रिक्शा चले, जो भी इस इलेक्ट्रिक सड़क पे चलेगा वो अपने आप चार्ज भी होता रहेगा। यहाँ पे कोई भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक मूवमेंट है, भविष्य की ओर तेज़ी से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसी कदम पे, उसी नक्शे कदम पे एक कदम और आगे बढ़ा गया है स्वीडन की तरफ से। फिर आके दक्षिण अफ्रीका की न्यूज़। तो यहाँ पे भारतीय मूल के 2 लोगों को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका का नेशनल ऑर्डर दिया गया है 2 भारतीय मूल के व्यक्तियों को, जिसमें है भारतवंशी दिवंगत आइकन इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम और वैज्ञानिक डॉक्टर अबू बेकर इब्राहिम डांगर। तो इनको दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर दिया गया है। इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम एंड अबू बेकर इब्राहिम डांगर, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद अवार्ड्स की बात चली रही है तो एक और न्यूज़ है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे कुछ अवार्ड दिए हैं अपने कर्तव्य पालन में अदम्य साहस और असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए सेना, अर्धसैनिकों और पुलिस बल के 37 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय भवन में आयोजित हुआ था ये रक्षा अलंकरण समारोह, जहाँ पे राष्ट्रपति जी ने 8 जवानों को कीर्ति चक्र दिए हैं और 29 जवानों को शौर्य चक्र दिए हैं। 8 जवानों को कीर्ति चक्र और 29 जवानों को शौर्य चक्र। अब यहाँ से क्वेश्चन आप ऐसा पढ़ सकते हैं कि कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है, कितने जवानों को शौर्य चक्र दिया गया है। इसके अलावा कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो है ये वीरता पुरस्कार के टाइप हैं और ये वीरता पुरस्कार देते कौन है भारत में? तो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। अब देखिए, 8 जवानों को कीर्ति चक्र दिए गए हैं, 29 जवानों को शौर्य चक्र। तो जो कीर्ति चक्र है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और जो शौर्य चक्र है ये तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो क्वेश्चन बनता है कि पहला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र। तो आपको यहाँ पे रैंकिंग भी याद रखनी है। वीरता पुरस्कारों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र, ठीक है। दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र। तो इनका आपको ऑर्डर भी याद रखना है और ये अवार्ड दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और विख्यात बांग्ला साहित्यकार हैं समरेश मजूमदार जी। समरेश मजूमदार, हाल ही में कोलकाता में इनका निधन हो गया है। इनके अलावा पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित बॉक्सर कौर सिंह हैं। इनका हाल ही में 74 साल की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, बॉक्सर कौर सिंह। और इनके अलावा
समरेश मजूमदार, इन दोनों व्यक्तियों का भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद विश्व बैंक से न्यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि हैं भारतवंशी अजय बंगा जी। ठीक है, तो अजय बंगा जो हैं ये विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। इनका 5 साल का कार्यकाल होगा, 5 साल का कार्यकाल होगा, जो कि जून 2023 से शुरू होगा, जून 2023 से शुरू होगा। और ये विश्व बैंक के या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी से रिलेटेड है, चाहे जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक वगैरह, तो यहाँ पे अध्यक्षता करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे। तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक फैक्ट और याद रखना आपको कि 2016 में इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। और अब ये विश्व बैंक के अगले 5 साल के लिए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इनका कार्यकाल होगा जून 2023 में। तो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अजय बंगा जी किसकी जगह लेंगे। तो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। तो डेविड मालपास के जगह अब नए अध्यक्ष होंगे विश्व बैंक के अजय बंगा। जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। फिर यहाँ पे है एक युद्ध अभ्यास जो कि 7 और 8 मई को दक्षिण चीन सागर पे हुआ है और पहली बार हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो 7 और 8 मई को दक्षिण चीन सागर में पहली बार आसियान भारत युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था। आसियान भारत युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम था आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME हाल ही में काम हुआ था दक्षिण चीन सागर में। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पे देखिए भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई और वियतनाम के जो युद्धपोत हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो दक्षिण चीन सागर में हुआ था और एक्सरसाइज का नाम था आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये फैक्ट आपको याद रखने दो। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले 2023 के यहाँ पे हम देखते हैं लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो जो मेन अवार्ड होते हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन चुने गए हैं, तो ये है अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और ये चुने गए हैं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। इसके बाद हैं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, तो ये हैं जमैका की महिला धाविका शैली एन फ्रेजर प्राइस। शैली एन फ्रेजर प्राइस ये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं और जमैका की ये महिला धाविका हैं। इसके बाद है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सफलता का पुरस्कार, ये दिया गया है स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अलकराज को। ठीक है, स्पेन के टेनिस स्टार है कार्लोस अलकराज, इनको दिया गया है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सफलता का पुरस्कार। इसके अलावा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कमबैक के लिए पुरस्कार दिया गया है डेनमार्क के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियन एरिक्सन। डेनमार्क के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियन एरिक्सन, इनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कमबैक के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको पुरस्कार कौन से दिए गए हैं ये याद रखना है, खिलाड़ी का नाम याद रखना है, खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये याद रखना है और खिलाड़ी किस देश के लिए खेलते हैं ये याद रखनी है। तो ये आपको पूरा रिलेटेड सब कुछ याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। इसके बाद है टेनिस का टूर्नामेंट जो कि है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इसे पुरुष एकल की बात करते हैं तो इस साल पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज। ठीक है, स्पेन के लिए टेनिस खेलते हैं कार्लोस अलकराज। इन्होंने फाइनल में जर्मनी के यान लेनार्ड स्ट्रफ को हराकर इस वर्ष की प्रतियोगिता जीत ली है, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। वहीं महिलाओं में बात करते हैं तो महिलाओं का जो एकल वर्ग का खिताब है ये बेलारूस की आर्याना सबालेंका। ठीक है, बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने जीता है। इन्होंने टूर्नामेंट में विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वितेक को हराया है। तो याद रखिएगा पुरुष एकल वर्ग में स्पेन के जो टेनिस स्टार हैं कार्लोस अलकराज इन्होंने जीता है और महिला एकल वर्ग में बेलारूस की खिलाड़ी आर्याना सबालेंका इन्होंने जीता है। कौन सा टूर्नामेंट था, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इसके बाद एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, घरेलू टूर्नामेंट है जो कि है कोपा डेल रे कप। तो हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, इन्होंने कोपा डेल रे कप को जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में
ओसासुना क्लब को 2-1 से हराया है। फाइनल में इन्होंने ओसासुना क्लब को 2-1 से हराया है और रियल मैड्रिड ने 20वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है। सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम है बार्सिलोना ने टोटल 31 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके बाद फुटबॉल का ही एक और टूर्नामेंट है जो कि सीरी ए का खिताब है। तो इस साल इटली के फुटबॉल क्लब नेपोली ने तीसरी बार इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में जुवेंटस को हराया है। तो नेपोली ने जुवेंटस को हरा के इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए का खिताब जीता है और वहीं रियल मैड्रिड ने ओसासुना क्लब को हरा के जीता है कोपा डेल रे कप। इसके बाद भारत के स्टार एथलीट और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, तो दोहा में अभी हाल ही में आयोजित हुई थी डायमंड लीग। तो यहाँ पे इन्होंने 88.67 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। तो दोहा में आयोजित हुई थी डायमंड लीग जहाँ पे भारत के स्टार एथलीट ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, ये तो आपको हमेशा ही याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता था 2022 में, और उन्होंने पिछले साल जो डायमंड लीग फाइनल हुआ था उसे भी जीता था। इसके बाद भारत की महिला भारोत्तोलक है बिंदिया रानी देवी। भारत की महिला भारोत्तोलक है बिंदिया देवी रानी। तो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था एशियन भारत ओलंपिक। यहाँ पे इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 55 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है बिंदिया रानी देवी। और ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? भारोत्तोलन में, ये एक भारोत्तोलक है। इसके बाद मूव करते हैं आगे फार्मूला 1 रेस यानी F1 रेस की। तो हाल ही में 2023 की मियामी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस हुई थी। मियामी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2023 की। तो इसे जीते हैं नीदरलैंड के दिग्गज कार रेसर मैक्स वर्स्टैपेन। तो याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड के कार रेसर हैं। इन्होंने 2023 की मियामी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है। इस रेस में दूसरे नंबर पर रहे हैं सर्जियो पेरेज, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, सर्जियो पेरेज, ठीक है, दूसरे नंबर पे रहे हैं। और तीसरे नंबर पे फर्नांडो ओलोंसो। तो दूसरे में सर्जियो पेरेज, तीसरे में फर्नांडो ओलोंसो तीसरे में रहे हैं। और नीदरलैंड के दिग्गज कार रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ये पहले नंबर पे रहे हैं। इसके बाद अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, जिनके बारे में अभी हमने एक फैक्ट पढ़ा था। इनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है लॉरियस स्पोर्ट्स में। तो ये फ्रांस के फुटबॉल क्लब PSG के लिए खेलते थे, पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलते थे। तो इनकी अनुशासनहीनता के कारण जो फ्रांस का फुटबॉल क्लब है PSG, इन्होंने 2 सप्ताह के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया। अनुशासनहीनता ये थी कि ये PSG के जो मैनेजर है या जो भी उनकी टीम है, मैनेजमेंट है, उनको बिना बताए हॉलीडे पे चले गए थे। तो बिना बताए हॉलीडे पे चले गए, इस कारण से जो PSG की मैनेजमेंट टीम है, इन्होंने 2 हफ्ते के लिए मेसी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है। फिर यहाँ पे है MCC यानी कि मैरीलबोन क्रिकेट क्लब। इन सब के बारे में आपको पता होगा, ये ऐसी संस्था है जो क्रिकेट के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर हैं मार्क निकोलस, ठीक है, निकोलस इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। तो ये MCC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि हाल ही में MCC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर होगा मार्क निकोलस। फिर पूछ सकता है कि मार्क निकोलस किस खेल से संबंधित थे? आंसर होगा क्रिकेट। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो आंसर होगा इंग्लैंड, ठीक है। इसके बाद एक और न्यूज़ है यहाँ पे, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने एक सूची जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि कमाई करने के मामले में विश्व में सबसे आगे कौन से खिलाड़ी हैं। तो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एक डेटा दिया गया है जिसके अनुसार जो रोनाल्डो हैं इनकी सालाना कमाई 136 मिलियन डॉलर है, यानी कि लगभग 1112 करोड़ रुपए एक साल की इनकी कमाई है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले स्पोर्ट पर्सन है ये। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पे लियोनेल मेसी हैं और तीसरे नंबर पे किलियन एम्बाप्पे। आगे बढ़ते हैं MCQ की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले है समान ज्ञान खेल के कुछ क्वेश्चन, देखते हैं एक करके। तो पहला क्वेश्चन है IPL 2023 में कितने टीमें हिस्सा लेंगी? आंसर होगा 10। फिर है वर्तमान में जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये है हंसी फ्लिक। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग।
फिर वर्तमान में कौन सा खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल टीम में गोलकीपर हैं? तो ये हैं गुरप्रीत सिंह संधू। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में दुबई टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? चैंपियन बनी है बारबोरा क्रेजिकोवा। फिर है ब्राज़ीलियन फुटबॉलर विनीसियस जूनियर, ये किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं रियल मैड्रिड के लिए। नेक्स्ट है कौन सा खेल एशियाई खेल 2023 में शामिल नहीं किया गया है? तो यह है फार्मूला 1 रेस। इसके बाद है वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। फिर वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स मास्टर्स में पुरुष वर्ग का खिताब जीता था? तो ये है टेलर फ्रिट्स। फिर इस वर्ष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ये किस फॉर्मेट में खेला जाएगा? तो ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। फिर अब वर्ष 2022 में इनमें से किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में बैलोन d'Or का खिताब जीता है? तो ये है एलेक्सिया पुटेलस। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज़ की T20 टीम के कप्तान कौन बने हाल ही में? तो कप्तान बने हैं रोमन पावेल। नेक्स्ट इनमें से किसे वर्ष 2022 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है बेथ मेड को। फिर ICC वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो ये हैं ग्लेन मैकग्राथ। नेक्स्ट है इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? चैंपियन बने हैं नोवाक जोकोविच। फिर ICC ने किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है अभी? तो ये खिलाड़ी है मार्को जेनसन। फिर अब भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी खेल में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने टोटल 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। फिर है वर्ष 2022 में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो मुंबई ने जीती है 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। फिर है किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार मैड्रिड ओपन जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार जीते हैं राफेल नाडाल। फिर वर्ष 2022 में क्रेमलिन कप में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं एनेट कोंटावेट। ठीक है, एनेट कोंटावेट ने 2022 में क्रेमलिन कप का महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। फिर वर्ष 1996 में किस शहर में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो ये शहर था अटलांटा। फिर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहली बार शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? ये बल्लेबाज हैं लाला अमरनाथ। फिर बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये राष्ट्रीय खेल है स्पेन का। फिर शेरे बांग्ला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ है? तो नाम से पता चल रहा होगा, ये स्टेडियम है बांग्लादेश में। फिर स्केट बोर्डिंग खेल को किस ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहली बार शामिल किया गया था स्केट बोर्डिंग को। फिर यहाँ पे सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन इन्हें देखते हैं। पहला सवाल है हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? स्थान था दैमाबाद। फिर प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या प्रचलन में था? तो ये स्वर्ण आभूषण थे। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये वेद है ऋग्वेद। फिर विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। फिर पंच सिद्धांतिका किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? ये तो ज्योतिष के 5 सिद्धांतों से संबंधित है पंच सिद्धांतिका। फिर ब्रह्म सूत्र, ये किसका भाग है? तो ये वेदांत का भाग है। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी का नाम था अग्निमित्र। फिर सूत कृतंग नामक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महावीर स्वामी जी से। नेक्स्ट बताना आपको कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सोम से। फिर रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पे कब बैठी थी? ये बैठी थी 1236 में। फिर आपको बताना कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं इनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल को। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। फिर अटलांटिक चार्टर की घोषणा किसने की थी? तो रूजवेल्ट और चर्चिल ने घोषणा की थी अटलांटिक चार्टर की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार विधेयक से संबंधित था? तो जो 86वां संविधान संशोधन था 86th, ये शिक्षा के अधिकार विधेयक से संबंधित था। नेक्स्ट है राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? यहाँ पे राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भगोरिया लोक नृत्य, लोक नृत्य का नाम है भगोरिया, ये किस जनजाति से संबंधित है ये बताना है। ये संबंधित है भील जनजाति से।
फिर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये चचाई जलप्रपात। नेक्स्ट बताना आपको संध्या अग्रवाल ये किस खेल से संबंधित हैं? तो संध्या अग्रवाल संबंधित है क्रिकेट से। फिर आपको बताना सतखंडा महल जो है ये किस जिले में है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। फिर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है, कुछ इन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले नाम दिया गया था स्वामी प्राणनाथ के द्वारा। फिर है लहंदा ये एक प्रांतीय भाषा है, आपको बताना है कि किसकी जन्मदात्री है? तो ये जन्मदात्री है वैशाखी की। फिर है बैसवाड़ी ये किस बोली का दूसरा नाम है? तो अवधी का दूसरा नाम है बैसवाड़ी। फिर है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। फिर विभाषा का मतलब क्या है ये बताना है। तो एक प्रांत या उपप्रांत की बोली को बोला जाता है विभाषा। फिर आपको बताना कि शतम और केंतुम ये दो शब्द हैं, आपको बताना है कि किस संख्या के वाचक हैं ये? तो ये 100 के वाचक हैं शतम और केंतुम। फिर है हिंदी की कुल बोलियों की संख्या कितनी है? तो हिंदी की कुल बोलियों की संख्या है 18। फिर है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था फ्रेंच में। नेक्स्ट है किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये युग है भक्ति काल। इसके बाद है हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? तो ये पत्र है उद्दंत मार्तंड। फिर है आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त मिलता है? तो जो पक्ष लुप्त पाया जाता है आदिकाल में ये है राष्ट्रीय चेतना। फिर है भक्ति का आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो आरंभ हुआ था दक्षिण से। फिर है लोर कला किस प्रसिद्ध प्रेम काव्य का दूसरा नाम है? तो चंदायन ये एक प्रेम काव्य है, इसका दूसरा नाम है लोर कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसकी स्थापना की थी विट्ठलनाथ जी ने। फिर है तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जो उनके भक्त रूप का उद्घाटन करता है? तो ये ग्रंथ है विनय पत्रिका। फिर है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था रीतिकाल को श्रृंगार काल। फिर है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित संपूर्ण साहित्य में किस विधा का आधिक्य रहा है? तो ये विधा थी नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है ये भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए आर्टिकल भरने हैं। आर्टिकल यानी कि ए, एन और द। पहला क्वेश्चन है कॉल डैश वुमेन स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप। तो यहाँ पे क्या आएगा? द। कॉल द वुमेन स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप। नेक्स्ट है आई हैव नेवर मेट सच डैश लॉयल पर्सन इन माई लाइफ। तो यहाँ पे आ जाएगा आर। आई हैव नेवर मेट सच अ लॉयल पर्सन इन माई लाइफ। इसके बाद है द प्रिंसिपल हेल्ड इम्पॉर्टेंट मीटिंग यस्टरडे। तो द प्रिंसिपल हेल्ड एन आ जाएगा, एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग यस्टरडे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वी लॉन्ग फॉर डैश पीस। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, सीधे सेंटेंस हो जाएगा वी लॉन्ग फॉर पीस। यहाँ पे आंसर आएगा नो आर्टिकल। फिर है शी इज़ गोइंग टू बाई डैश मोबाइल फॉर हर यंगर ब्रदर। तो यहाँ पे आ जाएगा आ। शी इज़ गोइंग टू बाई अ मोबाइल फॉर हर यंगर ब्रदर। फिर यहाँ पे हमें प्रीपोजिशंस भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन है नीता नीडेड समथिंग डैश वाइप द यूटेंसिल्स विथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टू। नीता नीडेड समथिंग टू वाइप द यूटेंसिल्स विथ। नेक्स्ट है राजू डज ऑल हिज वर्क डैश ग्रेट केयर। तो यहाँ पे आ जाएगा विथ। राजू डज ऑल हिज वर्क विथ ग्रेट केयर। नेक्स्ट है संजय लेफ्ट हिज बैग डैश कार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन द कार। संजय लेफ्ट हिज बैग इन द कार। नेक्स्ट है दिस नोवेल वाज पेंड डैश एंडरसन। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई। दिस नोवेल वाज पेंड बाई एंडरसन। फिर है आई रिसीव्ड दिस गिफ्ट डैश माई एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम। आई रिसीव्ड दिस गिफ्ट फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट है दिस बुक बिलोंग्स डैश राकेश। तो यहाँ पे आ जाएगा टू। दिस बुक बिलोंग्स टू राकेश। फिर आएगा ही बॉट जैगरी डैश 40 रुपीज़ अ केजी। तो यहाँ पे आ जाएगा एट। ही बॉट जैगरी एट 40 रुपीज़ अ केजी। फिर यहाँ पे आपको अपोजिट
मीनिंग वाले वर्ड चुनने हैं, यानी कि एंटोनिम्स। सबसे पहला वर्ड है इंस्टिल। इंस्टिल इसका मतलब होता है, इंस्टिल का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट। फिर है नेव। नेव का मतलब होता है धूर्त, ठीक है, नेव का मतलब होता है धूर्त। तो यहाँ पे आपको अपोजिट चुनना है। तो यहाँ पे देखिए जो इनोसेंट है इसका मतलब होता है मासूम, तो नेव का अपोजिट हो जाएगा इनोसेंट। फिर है डियर। डियर का यहाँ पे अपोजिट चुनना है, ठीक है। डियर के देखिए दो मतलब निकलते हैं, एक डियर का मतलब प्यारा और एक होता है महंगा, ठीक है, महंगाई वाला महंगा। तो बिलवेड ये आपका प्यारा से रिलेटेड हो गया, प्राइज्ड ये महंगा हो गया, एक्सपेंसिव महंगा हो गया। हमें चुनना क्या है, अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स। तो देखिए डियर है और यहाँ पे चीप है। डियर का मतलब महंगा, चीप का मतलब सस्ता, तो अपोजिट चुनने हैं तो आंसर होगा चीप। फिर है फियर्ड, FEUD, फियर्ड। इसका मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। फियर्ड का मतलब होता है झगड़ा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है मधुर संबंध, ठीक है, मधुर संबंध। तो एंटोनिम हो जाएगा फियर्ड का हारमोनी। फिर है हम्बल। हम्बल यानी कि विनम्र, हम्बल यानी कि विनम्र। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्राउड। प्राउड इसलिए होगा क्योंकि कई जगह इसका ज़्यादा प्राउड होने पे व्यक्ति घमंडी टाइप का हो जाता है। इसका मीनिंग घमंड से भी रिलेट होने लगता है, इस कारण से हम्बल का अपोजिट हो जाएगा प्राउड। फिर आपको यहाँ पे सेम मीनिंग वाले वर्ड चुनने हैं, सिनोनिम्स। सबसे पहले है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है जिससे दिमाग जिसका तेज होता है, ठीक है, जिसका दिमाग तेज होता है, कुशाग बुद्धि वाला। तो यहाँ पे देखिए ब्रिलियंस, समझ में आ रहा आपको। एक्यूमेन और ब्रिलियंस दोनों का मीनिंग सेम है, तो सिनोनिम हो जाएगा एक्यूमेन का ब्रिलियंस। फिर है पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब होता है माफ़ी, माफ़ी। और यहाँ पे एब्सॉल्व जो है ये भी झगड़ा सुलझाने को ही बोलते हैं, ठीक है। एब्सॉल्व का मतलब होता है एक तरह से दोष मुक्त करना, तो माफ़ी और दोष मुक्त करना ये दोनों एक ही चीज़ है। पार्डन का सिनोनिम हो जाएगा एब्सॉल्व। नेक्स्ट है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, ठीक है, इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा म्यूटिनस। इसका भी मतलब विद्रोही ही होता है, तो इंसर्जेंट का सिनोनिम हो जाएगा म्यूटिनस। फिर है टायरो। टायरो का मतलब क्या होता है, टायरो का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है, नौसिखिया, जो किसी भी काम में परिपक्व ना हो, नौसिखिया, वो उसे बोलते हैं टायरो। इसी की तरह मिलता जुलता शब्द है नोवाइस, ठीक है, तो टायरो का सिनोनिम हो जाएगा नोवाइस। फिर है प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना और भी ज़्यादा उसे प्रचार करना, आगे बढ़ाना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोलीफरेट, ठीक है, प्रोलीफरेट। इसका मतलब भी होता है संख्या में आगे बढ़ाना, इसका मतलब होता है संख्या में आगे बढ़ाना। और प्रोपगेट का मतलब भी होता है आगे बढ़ाना, तो प्रोपगेट का सिनोनिम होगा प्रोलीफरेट। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले है द किलिंग ऑफ अ किंग, मतलब राजा की हत्या, इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रेजिसाइड। फिर है अ शेल्टर फॉर अ डॉग, डॉग के रहने का जो स्थान है इसे कहा जाता है कैनल। फिर है बैटल अमंग द गॉड्स, मतलब जो भगवान है उनके बीच में जो युद्ध हो रहा है उसे कहा जाता है थियोमैची। फिर है एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वन थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ, मतलब कि कोई भी अपने आप में जो उनका विचार है अपने आप में ही वो तेज़ी से बात कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोलिलोकाय, ठीक है, सोलिलोकाय। फिर है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, इसे कहा जाता है ग्लूटन, ठीक है, इसे कहा जाता है ग्लूटन। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस न्यूज़पेपर की PDF मिल जाएगी, अलग अलग दूसरे न्यूज़पेपर मैगजीन है इंपॉर्टेंट, उनकी PDF मिल जाएगी, डेली करंट अफेयर, वोकैब, GK, एग्ज़ाम से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सबको एक ही प्लेस पे आपको वहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का भी विश्लेषण मौजूद है, उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा लिस्ट में जाके। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।